राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, ऊर्जावान मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, राज्य के जेल मंत्री श्रीमान बलराम जी, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव श्रीमान पुजारी जी और विशाल संख्या में पधारे आए मेरे बनारस के प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम तो बनारस की धरती पर हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। ये बनारस की धरती है जिसने सदियों से मानव जात को ज्ञान का प्रकाश दिया और ज्ञान का प्रकाश देने वाली ये नगरी आज ऊर्जा वाला प्रकाश भी देने का नेतृत्व करने जा रही है। और इसलिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, बनारस वासियों को विशेष बधाई देता हूं। वैसे तो ये समारोह एक है, लेकिन इस एक समारोह में 7 कार्यक्रम लगे हैं। 7। एक तो आपने अभी वीडियो देखा कि बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए पूरे देश में हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, वाराणसी में एक कठिनाई लंबे अरसे से चली है। वाराणसी वासियों की एक मांग अनेक वर्षों से रही है और वो है वाराणसी के रिंग रोड की मांग। आज इस मंच से उस रिंग रोड के कार्यक्रम का भी शिलान्यास हो रहा है। काशी तीर्थ यात्रियों का धाम है, विश्व के टूरिस्टों का भी आकर्षण है, लेकिन एयरपोर्ट से काशी पहुंचने तक आने वाले यात्री के मन में से विश्वास उठ जाता है कि मैं सही जगह पे जा रहा हूं, कहीं और जा रहा हूं। और उसका मूल कारण काशी से बाबतपुर हवाई अड्डे तक का जो मार्ग है उसकी दुर्दशा। आज यहां से उस काम का भी शिलान्यास हो रहा है कि जिसमें उस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि काशी पहुंचने वाला विश्व का या देश का कोई भी यात्री आते ही अनुमान करेगा कि मैं किस भव्य और पुरातन नगरी में प्रवेश कर रहा हूं, उसको अनुमान हो जाएगा। आज ये जो देश भर के लिए आईपीडीएस योजना का प्रारंभ हुआ, उस आईपीडीएस योजना को लागू करने के लिए बनारस में 2 नए चौक सब स्टेशन का शिलान्यास भी आज इस मंच से हो रहा है और योजना को लागू करने का काम आज आरंभ हो रहा है। एक चौक सब स्टेशन, दूसरा
कजकपुरा सबस्टेशन, ये 2 सबस्टेशन का भी शिलान्यास आज इसी मंच से हो रहा है। बनारस में आरोग्य की सुविधा में एक नया नजराना। कुछ समय से जो ट्रॉमा सेंटर चालू हुआ है, यहां के नागरिकों को उसकी सेवाएं उपलब्ध है। आज उसका लोकार्पण भी यहां हो रहा है। उसी प्रकार से गंगा घाट पर ही बसा हुआ हमारा रामनगर, धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ रही है। उस तरफ के नागरिकों के लिए एक सुविधा की आवश्यकता रहती थी कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए उनको यहां तक आना पड़ता था। अगर उसकी व्यवस्था वहां हो जाए तो आज रामनगर कस्बे में BSET के माध्यम से रेलवे रिजर्वेशन सुविधा का भी आरंभ करने का यहां पर एक समारोह हो रहा है। एक प्रकार से इस एक मंच पर से देश के लिए एक योजना और काशी वासियों के लिए उस योजना के समेत कुल 7 योजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। मैं काशी बहुत बार आता था, पार्टी कार्यकर्ता के नाते संगठन का काम करने के लिए आता था। इस धरती का एक आकर्षण था, उसके लिए भी आता था। लेकिन हर बार ऊपर की तरफ नजर करता था तो मैं चौंक जाता था। जहां भी देखो तार ही तार लगे रहते थे। इतने पुरातन शहर की शोभा उन तार के झुंड को देखते ही खराब हो जाती थी। तो जब मैं सांसद चुना गया और एक नागरिक अभिवादन था, उसमें मैंने कहा था भाई इसको तो हटाना है। और आज मुझे खुशी है कि 572 करोड़ रुपया पूरे काशी में एक नई ऊर्जा भर देगा। कभी कभी बिजली बंद हो जाना, तार पुराने हो जाना, ट्रांसमिशन लाइनें खराब हो जाना, बाबा आदम के जमाने की चीजें लटकी पड़ी हुई हैं, किसी को ठीक करने के लिए फुर्सत नहीं है, गाड़ी चलती रहती है, ये खराब हुआ चलिए ठीक कर लो, उधर खराब हुआ ठीक कर लो, पैचवर्क का काम चलता रहा है। और ये मुसीबत सिर्फ बनारस की नहीं है, हिंदुस्तान के कई शहर है और जिसके कारण बिजली का लाइन लॉस भी बहुत होता है, नागरिकों को परेशानी भी बहुत होती है। और इसलिए बिजली को पहुंचाने वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। और एक प्रकार से बनारस को जो स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना है, उसकी पहली शुरुआत ये बिजली के माध्यम से हो रही है। और ये बनारस आज जो पसंद किया गया है पूरे देश की योजना को लागू करने के लिए, लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री यहां से MP है इसलिए हो रहा है। मैं रहस्य बता देता हूं, ये कारण तो बाद में आता है। पहला कारण ये है कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके पिताजी बनारस में इंजीनियर हुए, BHU में, वो यहीं पढ़ते थे और यहीं से इंजीनियर बने थे और यहीं से समाज सेवा के लिए भी निकले थे। तो स्वाभाविक रीते पीयूष जी को लगा होगा कि जो आपके पिताजी की शिक्षा दीक्षा भूमि रही है वहीं से इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए ताकि पिताजी को भी संतोष होगा।
और इसलिए आज बनारस से पूरे देश को ये नजराना मिल रहा है। पूरे देश में इस योजना के पीछे 45,000 करोड़ रुपया लगने वाला है और उसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में जो धांधलियां चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, उससे शहरी क्षेत्रों को बहुत बड़ी मुक्ति मिलने वाली है। काम बड़ा है, काम कठिन है, लेकिन इसको किए बिना कोई चारा भी नहीं है। और इसलिए क्योंकि हमारा एक सपना है कि 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा, जब आजादी के 75 साल हम मनाएंगे, तब जिन्होंने हमें आजादी दी, जो आजादी के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए, जिन्होंने आजादी के लिए जवानी जेलों में खपा दी, जिन्होंने आजादी के लिए अपने शरीर पर ब्रिटिश सल्तनत के कोड़े झेले, उनको हम जवाब क्या देंगे? यही देंगे कि आपने हमें आजादी दी, हमने मौज की, लेकिन जो सपना आपने देखा था वो तो हमने पूरा नहीं किया। ये बात तो हमें मंजूर नहीं हो सकती है। क्या किसी हिंदुस्तानी को ये बात मंजूर हो सकती है? क्या आजादी देने वाले को उनके सपनों के अनुकूल देश बना के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आजादी के 75 साल जब मनाएं, तब देशवासियों का योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक अच्छा हिंदुस्तान, देशभक्तों के सपनों का हिंदुस्तान पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें एक महत्वपूर्ण काम है, 24 घंटे 365 दिन बिजली। आज बिजली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मिलती है। हमारा सपना है गांव हो, जंगलों का इलाका हो, दूर सुदूर एक झोपड़ी हो, 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब गरीब के घर में भी 24 घंटे बिजली मिलती हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें आज 45,000 करोड़ रुपया और अकेले काशी के लिए 572 करोड़ रुपया लगा करके ये बदलाव का आज प्रारंभ हो रहा है। भाइयों, मुझे आप सबके आशीर्वाद चाहिए, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, ताकि देश में ये ऊर्जा पहुंचाने का काम, देश को ऊर्जा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी नींव का पत्थर बना रहे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बनारस बढ़ता चला गया, अगल बगल के जिलों से जो भी यातायात है, शहर के बीच से गुजरना पड़ता है। शहर के ट्रैफिक के मामले भी बड़े गंभीर है। परेशानियों का तो हिसाब लगाओ तो बढ़ती जाती है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम था, यहां रिंग रोड बनना चाहिए, ताकि बाहर से जिसको गुजरना है, शहर को डिस्टर्ब किए बिना वो काम चलता रहे। बहुत बड़ा काम है, करीब 600 करोड़ रुपयों का काम है। आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और इस इलाके में काशी के साथ अगल बगल के जितने जिले हैं, उन जिलों को जोड़ने वाले रास्ते भी बनाने हैं, ताकि उन सभी गांवों का लाभ हो। करीब करीब 11,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित करने का निर्णय किया गया है। आने वाले दिनों में अड़ोस पड़ोस के जितने जिले हैं काशी के साथ जुड़े हुए, और तब जाकर के पूरा इलाका एक आर्थिक विकास का ग्रोथ
सेंटर बन सकता है, एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। और इसलिए बिजली, पानी, सड़क, ये 3 क्षेत्रों में हम इस प्रकार का यहां पर जाल बिछाएं ताकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के सामने सवालिया निशान होते हैं उससे हम मुक्ति दिला सके। उन बातों को बनारस की धरती से भले शुरू होते हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास इस जाल को फैलाने की दिशा में हमने काम को आरंभ किया है और आने वाले दिनों में देखते ही देखते उसके नतीजे दिखेंगे। अभी आपने देखा, आप लोग भी घाट पर जाते हैं और एलईडी की रोशनी आने के बाद तो मुझे बताया गया कि बहुत लोग जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा बदलाव आया है। हम चाहते हैं हर परिवार में, मेरे काशी के हर परिवार में बिजली का बिल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं बिजली का बिल कम हो? आप चाहते हैं आपके पैसे बचे? सचमुच में चाहते हो तो मेरी एक बात मानोगे? पक्का मानोगे? वादा करो, भोले बाबा को याद करके वादा करो। आप अपने घर में जितने बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी लगा दीजिए। आप देखिए आपका बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे और रोशनी बढ़ जाएगी। ये डबल मुनाफा वाले काम हैं और पूरे भारत में मुझे आंदोलन खड़ा करना है कि पुराने जो बिजली के बल्ब हैं उससे हम मुक्ति लीजिए। ये नई टेक्नोलॉजी है जो हमारी आंखों के लिए अच्छी है, रोशनी के लिए अच्छी है और जेब के लिए भी अच्छी है। हम काशी में एक आंदोलन चलाएं, सब लोग उस बात को आगे बढ़ाएं तो काशी के अंदर भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। और मैंने देखा है स्ट्रीट लाइट, काशी की जो स्ट्रीट लाइट है उन स्ट्रीट लाइट को भी एलईडी में कन्वर्ट करना है। उसके कारण काशी महानगर पालिका का जो बिजली का बिल है वो भी बहुत कम हो जाएगा और वो जो पैसे बचेंगे वो काशी को स्वच्छता के लिए अगर लगा दिए गए तो मेरा काशी चमकता रहेगा, शाम को रोशनी से चमकेगा और दिन में सफाई से चमकेगा और दुनिया के लोग आएंगे तो एक नई काशी को देख करके जाएंगे। मैं काशी वासियों का आज हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जब चुनाव जीत करके यहां आया था और गंगा आरती में बैठा था, मां गंगा के आशीर्वाद लेकर के मैं यहां से गया था। बाद में प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए थे। पहले मैं इस धरती को नमन करने आया था और उस दिन मैंने कहा था कि बनारस के नागरिकों ने बनारस की सफाई की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बनारस के नागरिकों ने बनारस को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये बात मैंने कही थी। आज देश में इस प्रकार की बात करना सरल नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा कि बनारस के लोगों ने मेरी इस बात को सर आंखों पे लिया और बनारस के नागरिकों के अनेक संगठन तैयार हुए, अनेक नौजवान तैयार हुए, महिलाएं, लड़कियां, कॉलेज के लड़कियां, इन लोगों ने बनारस को साफ बनाने का, स्वच्छ रखने का एक बड़ा अभियान उठाया है।
और उस अभियान के तहत बनारस को आगे सुंदर बनाने का एक काम चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि आज बनारस विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने का एक केंद्र बिंदु बना है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम हो, चाहे हमारे बिनकरों के कल्याण का काम हो, इन सभी विषयों पर आज बनारस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बड़ा अभियान आज हमने प्रारंभ किया है। और आज इसी काम के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा इस देश के गरीबों को बैंक अकाउंट के द्वारा आने वाले दिनों में एक आर्थिक व्यवस्था के मूल केंद्र में लाने में एक बड़ा सफल प्रयास हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण आने वाले दिनों में परिवर्तन आएगा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लेकर के उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को हमें जो सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया नहीं है और हम अपने जीवन को संकट में डालें तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। और इसलिए मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में
आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की। भाइयों बहनों, आज काशी में टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। आज प्रातः मैंने टूरिज्म को बल मिले उस प्रकार की रिक्शाओं का भी लोकार्पण किया है। वो अपने आप में भविष्य में टूरिस्ट सेंटरों के लिए एक मॉडल बनने वाला है। हम यहां के छोटे छोटे लोगों को भी उस काम में जोड़ना चाहते हैं। आपने, जब मैं बनारस आया तो बनारस के कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे घोषित करना चाहिए। बनारस के बुनकरों की मांग थी। आज मुझे गर्व से कहना है कि आज उसने हमें हैंडलूम दिवस घोषित कर दिया। चेन्नई के अंदर उसका बड़ा समारोह किया और मेरे काशी के बुनकर भी चेन्नई में आए थे और उनका भी मान सम्मान बढ़ाने का मुझे अवसर मिला था। काशी की जो शक्ति है वो उसकी कलाकारी की भी है। काशी की जो शक्ति है वो उसकी कला संस्कृति में है। काशी की जो शक्ति है वो उसकी संगीत की विरासत में है। काशी को आगे तो बढ़ना है, काशी को आधुनिक भी बनना है, लेकिन साथ साथ काशी को अपनी इस विरासत को भी अपने साथ बचाए रखना है। इसको भी बचाए रखना है और उसको लेकर के हम काशी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनेक क्षेत्रों में आपने देखा होगा, हमारे केंद्र के ढेर सारे मंत्री बारी बारी से आए हैं। अनेक नई योजनाओं को उन्होंने बल दिया है। उन अनेक नई योजनाओं का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होने वाला है कि काशी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और मैं काशी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे एमपी बनाया है और आप ही के लोग हो जिनके कारण मुझे आज प्रधानमंत्री पद पर बैठने का और देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला। देश चाहूं और विकास कैसे करें, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले और हो सके तो अपने ही इलाके में रोजगार कैसे मिले, उसको लेकर के स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अभियान, जिसके कारण देश के कोटि कोटि नौजवान जिसके हाथ में डिग्री का कागज तो होता है लेकिन हाथों में हुनर नहीं होता है। और सिर्फ कागज से गाड़ी चलती नहीं है, उसके हाथ में हुनर होना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए। दुनिया में हम सबसे युवान हैं। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। 65% जनसंख्या अगर 35 साल से कम उम्र की है, उन भुजाओं में अगर कौशल्य हो तो पूरी दुनिया को महत करने की ताकत हिंदुस्तान के नौजवान में आ जाती है। और इसी बात को लेकर के स्किल डेवलपमेंट के द्वारा पूरे देश में एक विकास की नई ऊंचाई बनाने के लिए हमने प्रयास किया है। आपने देखा होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से एक घोषणा की थी और मैंने कहा था ये जो इंटरव्यू नाम की चीज है,
ड्राइवर चाहिए तो भी इंटरव्यू, प्यून चाहिए तो भी इंटरव्यू, छोटा क्लार्क चाहिए तो भी इंटरव्यू। और उसके कारण लाखों नौजवान रोजगार के लिए किसी न किसी की सिफारिश ढूंढते हैं। कोई न कोई बिचौलिया उनके हाथ लग जाता है और नौकरी मिले या न मिले उसका जेब तो काट ही लेते हैं। और छोटी जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में इंटरव्यू होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग भर्ती करने पड़ते हैं। अगर एक एक व्यक्ति से 5-5, 10-10 हजार रुपया भी लूटना शुरू करे तो गरीब आदमी के 10,000 रुपया वो जीवन भर का कर्जदार बन जाता है। और इसलिए मेरी सरकार ने मैंने 15 अगस्त को सुझाव दिया था कि इंटरव्यू नाम की चीज बंद होनी चाहिए। और आज मैं नौजवानों को कहता हूं कि मेरी सरकार उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले मुझे रेलवे वालों ने बता दिया कि उनकी एक लेवल के नीचे की जो भर्ती है, बोले अब बिना इंटरव्यू हम ऑनलाइन एग्जाम लेकर के पूरा कर देंगे। हमारे नौजवान को रोजगार के लिए इस प्रकार से परेशानियां भुगतनी पड़े, उससे मुक्ति दिलाने का हमारा प्रयास है। और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी जो बुराइयां घुस गई हैं उसकी सफाई होके रहेगी, ये मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम सबने मिलकर के जन भागीदारी से देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज पूरा दिन मैंने जो बिताया है, एक मिनट सिर्फ और सिर्फ विकास की बातों पर ही मैंने लगाई है। जब से मैं यहां लैंड किया हूं, हर विषय जिससे मिला, जिससे बातें की, और आज मैं बनारस के सभी जीवन के क्षेत्र के लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल गया है। बहुत बातें उनसे की मैंने, पूरे दिन भर उनकी बातें सुनता रहा, उनसे विषयों को समझता रहा, और केंद्र बिंदु सिर्फ विकास था। और मेरा ये विश्वास है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी सिर्फ एक ही बात से होने वाला है, उस बात का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे तो गरीबी से लड़ाई लड़ पाएंगे, रोजगार मिलेंगे तो बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, रोजगार मिलेंगे, विकास की नई ऊंचाइयां होगी, व्यवस्थाएं विकसित होगी। और इसलिए सरकार व्यवस्थाओं को भी विकसित करना चाहती है और नागरिकों को सामर्थ्यवान भी बनाना चाहती है, आर्थिक सामर्थ्य देना चाहती है, शैक्षणिक सामर्थ्य देना चाहती है, आरोग्य की दृष्टि से अच्छे दिन आए उसके जीवन में, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज पूरे विश्व ने भारत के जय जयकार करना शुरू किया है, ये पहले नहीं था। पूरी दुनिया भारत के प्रति देखने को तैयार नहीं थी। अभी हमने जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इसका हमने विश्व के सामने एक प्रस्ताव रखा। हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी और बनारस वालों को ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो चीजें हैं जो बनारस की धरती से पनपी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किया, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को दुनिया के 193 कंट्रीज, 193 देशों ने उसको समर्थन किया, और विश्व के सभी देशों ने योगा दिवस को मनाया। ये सिर्फ योगा दिवस को मनाना मतलब हाथ पैर हिलाने वाला मसला नहीं है, भारत के साथ जुड़ने का मसला है। ये योग विश्व को भारत के साथ योग कराता है, जुड़वाता है। ये वो योग है जो हमें जोड़ रहा है। एक ही बात कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इसके उदाहरण है।
आज पूरा विश्व भारत के प्रति आशा की नजर से, गर्व की नजर से देख रहा है। और इसी बातों से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक अवसर पैदा होता है। और इस अवसर की पूर्ति के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मां गंगा की सफाई का अभियान 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के, जहां से गंगा गुजरती है, सभी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के उस योजनाओं को लागू कर रहा हूं। और मैंने एक ही आग्रह किया है कि बाकी कुछ आप कर पाओ कि नहीं कर पाओ, कम से कम गंगा में अब गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी जानी नहीं चाहिए। कोई भी शहर अपना गटर का पानी गंगा में जाने न दे, इतना प्रबंध राज्य सरकारों ने करना चाहिए। उसके लिए धन देना पड़ेगा, देश धन देने के लिए तैयार है। अभी माता अमृतानंदमयी केरल में है, आश्रम केरल में है, लेकिन मां गंगा के लिए 100 करोड़ रुपए का दान दे दिया। 125 करोड़ देशवासियों के दिल में मां गंगा के प्रति इतना भक्ति है, सब देशवासी गंगा के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। राज्यों के पास जो दायित्व है उसको राज्यों को पूरा करना पड़ेगा। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के राज्यों के साथ काम करेगी और मां गंगा की सफाई का काम हमें समय सीमा में पूरा करना है। मैं जानता हूं ये काम कठिन है। 1984 से 1984 से ये विषय चल पड़ा है। हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं। और इसलिए योजना की सफलता के प्रति आशंकाओं का कारण भी है। उसके बावजूद भी हमने अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। हमने इतने बड़े देश ने इस एक काम को करके दिखाना चाहिए। और गंगा शुद्ध हो, गंगा साफ हो, गंगा गंदगी से मुक्त हो, इस गंगा के बेटे के नाते हम सबका दायित्व बन जाता है। और उस दायित्व को हम सबने निभाना चाहिए। और मुझे विश्वास है भाइयों, एक जागरूकता आई है। स्वच्छता का अभियान देख लीजिए, एक जागरूकता आई है, एक बदलाव आया है। घर में बच्चे भी कूड़ा कचरा फेंकने वालों को टोकते हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। स्वच्छता एक दिन में आने वाली है ऐसा कोई सोचता नहीं था, पहले भी कोई सोचता नहीं था। लेकिन पहली बार मैं नहीं मानता हिंदुस्तान की संसद ने स्वच्छता के ऊपर कभी डिबेट की हो। लेकिन जब से मैंने स्वच्छता अभियान चलाया है, आज संसद भी स्वच्छता के विषय पर चर्चा करती है। विपक्ष में बैठे हुए हमारी आलोचना भी करते हैं। लेकिन कम से कम भारत की संसद को स्वच्छता के लिए बात करने के लिए फुर्सत तो मिली। ये छोटी बात नहीं है। और संसद स्वच्छता के लिए इतनी जागरूक हो जाए तो बात नीचे पहुंचेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है भाइयों। हमारे देश में विकास के लिए 2 शब्द हम हमेशा देखे हैं, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास। एक शब्द प्रयोग चलता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा शब्द प्रयोग चलता है पब्लिक सेक्टर। यानी गवर्नमेंट के जो पीएसयूज है वो है, या तो कॉरपोरेट हाउस है, बड़े बड़े उद्योगकार है। ये हमने आर्थिक जो विकास की पटरी है वो इन 2 पटरी पर आर्थिक विकास की गाड़ी चलाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं ये 2 पटरी पर जितनी गाड़ी तेज जानी चाहिए जान नहीं सकती है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन्हीं 2 पिलर पर अगर हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उतनी ताकत नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। एक तरफ है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और मैं एक विचार लेकर के चल रहा हूं पर्सनल सेक्टर।
एक इंडिविजुअल भी देश की बहुत बड़ी अमानत है। ये पर्सनल सेक्टर कैसे आगे बढ़े, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बराबरी में पर्सनल सेक्टर 2 कदम आगे कैसे चले, उस योजना को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। और उस पर्सनल सेक्टर में आता है एक योजना हमने बनाई है मुद्रा बैंक की। हमारे देश में करीब 6-7 करोड़ लोग हैं जो छोटे और निम्न स्तर के व्यापारी हैं, छोटा मोटा उद्योग चलाते हैं, एक आध दो लोगों को रोजगार देते हैं, छोटा कारोबार चलाते हैं, लेकिन किसी के पास हाथ फहराते नहीं, अपने बलबूते पर खड़े रहते हैं। इन लोगों की ताकत इतनी है कि करीब करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, छोटे छोटे लोग। दूध बेचने वाला भी एक आध बच्चे को कोई न कोई रोजगार देता है। अगर ये सब पर्सनल सेक्टर है, ये पर्सनल सेक्टर को अगर ताकत दी जाए, जो आज 15 करोड़ को नौकरी देता है वो कल 30 करोड़ को नौकरी दे सकता है, इतनी ताकत उसमें है। और इसलिए बाल काटने वाला हो, धोबी हो, चाय बेचने वाला हो, पकोड़े बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, छोटे मोटे दुकान पर रेडीमेड कपड़े बेचते हो, प्रसाद बेचता हो, छोटे छोटे लोग, इस पर्सनल सेक्टर को ताकतवर बनाना है मुझे, उसको आर्थिक मदद करनी है। और मुद्रा बैंक से किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना 10,000 से 50,000 करोड़ रुपया तक, 10,000 से 50,000 रुपया तक उस नागरिक को देना, ताकि उसको साहूकार की ब्याज की चुंगाल से बाहर निकले और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। ये पर्सनल सेक्टर भारत के लिए बहुत बड़ी आर्थिक मूवमेंट बन सकता है। हमने 50 साल तक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बातें की है, अब वक्त है हम पर्सनल सेक्टर पर बल दें और पर्सनल सेक्टर के द्वारा एक एक व्यक्ति की उद्यमशीलता, उसको पैसे चाहिए पैसे दे, टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी दे, स्किल डेवलपमेंट करना है तो स्किल डेवलपमेंट के, उसको नौजवान की जरूरत है नौजवान दे, उसको उद्योग लगाने के लिए जगह चाहिए तो जगह दे, व्यापार करने के लिए अवसर चाहिए तो अवसर दे, पूरा खुलापन ला दे। आप देखिए हिंदुस्तान का ये सामान्य व्यक्ति हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और इसलिए आज मैं काशी की धरती पर पहली बार ये पर्सनल सेक्टर के विषय को मैं प्रकट कर रहा हूं। और आने वाले दिनों में इस पर्सनल सेक्टर काशी की धरती से आशीर्वाद लेकर के 125 करोड़ देशवासी, 65% लोग, 35 से कम आयु के लोग, वो पर्सनल सेक्टर है जिसको एक ताकत देकर के मुझे देश को आगे बढ़ाना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुग्रहित हुए आपका आशीर्वचन एवं